नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। देश के कई राज्यों में लंपी स्किन रोग का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। पशु इस घातक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। लगातार ये खतरनाक बीमारी कहर बरपा रही है, जिसकी वजह से अपने राज्य सहित देश के अन्य कई राज्यों में हजारों की संख्या में गायों की मौत हो चुकी है। इसकी वजह से पशुपालकों की काफी चिंता बढ़ी हुई है और पशुपालकों की चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि किसानों की आजीविका का साधन ये पशु ही हैं। पशुपालक हैरान हैं, परेशान हैं। ऐसे में पशुपालक इस बीमारी से पशुओं को कैसे बचाएं? पशुपालकों को समझ नहीं आ रहा कि इस बीमारी से कैसे निपटा जाए। तो कैसे होती है ये बीमारी और इसका क्या समाधान है? तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राज्य में लंपी स्किन रोग बरपा रहा है कहर। लंपी स्किन रोग है पशुओं के लिए खतरनाक। लगातार पशु आ रहे हैं लंपी स्किन रोग की चपेट में। इस रोग के कारण अभी राज्य में स्थिति है बहुत भयावह। लंपी स्किन बीमारी के कारण पशुपालक हैं हैरान परेशान। पशुओं में फैल रही लंपी स्किन बीमारी ने कई इलाकों में अपने पांव पसार लिए हैं। अधिकांश पशु, खास तौर पर गायें, इसकी चपेट में आ रही हैं। हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि पशुपालक समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें। ये बीमारी लगातार फैलती जा रही है। लंपी स्किन डिसीज से पशु तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। LSD लंपी स्किन डिजीज है। ये विषाणु जनित गांठदार रोग है। इस बीमारी में जो गांठें बनती है वो 2 से 5 सेंटीमीटर तक होती हैं। ये गांठें शरीर में, जनांगों पर, थनों पर, इन पर भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे चमड़ी उतरने लग जाती है। इस बीमारी में पशुओं के तेज बुखार आता है, नाक से पानी का स्राव गिरता रहता है, जानवर कमज़ोर हो जाता है, दूध में भी कमी हो जाती है, चारा पानी धीरे धीरे कम खाने लग जाता है और पूरे शरीर पर छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, मक्खियाँ जितनी थी मोटी, और पूरा शरीर उसमें घाव से बन जाते हैं। इस रोग के कारण पशुओं के शरीर पर गांठें हो जाती हैं। पशु का वजन तेजी से घटने लगता है। पशु को बुखार हो जाता है, मुंह पर छाले आते हैं, नाक और मुंह से लार भी ज्यादा बहती है। पशु का दूध उत्पादन कम होने लगता है। रोग बढ़ने पर मवेशी की मौत हो जाती है। इस बीमारी में ज्यादातर जूं, चीचड़ी, मक्खी, मच्छर इनके द्वारा होती है और साथ में दूषित भोजन या दूषित स्थान, उसकी वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। एक दूसरे में ये बीमारी जानवर के संपर्क में आने से भी एक दूसरे में फैलती रहती है। पशुपालक भाइयों, इस रोग की गंभीरता को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इस रोग से पशुओं को बचाने के उपायों को अपनाएं, ताकि आपके पशुओं को इस लंपी स्किन बीमारी से बचाया जा सके। इसके जो बचाव है वो टीकाकरण ही है। पशुपालकों से ज़्यादा सुझाव दिए गए हैं, भाई सावधानी इसमें सफाई की रखें। उपचार ही इलाज, मेन इलाज जो इसके घाव वगैरह हो जाते हैं उनको लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट से धोना चाहिए। बाड़ी की साफ सफाई बिल्कुल अच्छी तरह रखनी चाहिए, जिससे कोई गंदगी नहीं हो, मक्खी मच्छर का प्रकोप नहीं हो, और साथ में चिकित्सालय में दिखवा के और उसका उपचार भी करवाना चाहिए। इसका वैक्सीन ही मेन उपचार है, टीकाकरण ही उपचार है। होने के बाद में अभी इसमें जो फुंसियाँ वगैरह आ रही है, गांठें, छोटी छोटी गांठें हो जाती है, वो तो 2-2, 3-3 महीने तक भी ठीक नहीं हो पाती है। तो उसमें धीरे धीरे एंटीबायोटिक वगैरह और दवाइयाँ दे के और धीरे धीरे तैयार करवाते रहते हैं। इसके साथ में अपन इसका टीकाकरण करवा देते हैं। सबसे मेन उपचार इसका टीकाकरण ही है। मक्खी मच्छर इनसे दूर रखे, सफाई रखे, जिससे मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। और चारा, जो इस टाइम हरा चारा आ रहा है, उस हरे चारे को ताज़ा लाके जानवरों को डालें।
कई बार क्या होता है कि शाम को ले आए और सुबह तक डालते हैं, या जैसे गीला पानी हो रहा है बरसात में भीग गया तो वो गीला जो हरा चारा होता है, गीले हरी चारे से भी बीमारी हो जाती है। फिर एक बीमार होने के बाद में जानवर को दूसरे जानवर के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए, इनको अलग रखना चाहिए, अलग ही उसको खाना पीना रखना चाहिए। और जो पशुपालक उसको केयर टेकर होता है उसको भी अपने हाथ धो के दूसरे जानवर के संपर्क में आना चाहिए। खुद उसके संपर्क में आने के बाद में नहा के हाथ धो के फिर दूसरे जानवरों के संपर्क में आना चाहिए, जिससे एक दूसरे की बीमारी नहीं फैले। किसान भाइयों, इस साल वर्षा का दौर काफी अच्छा चल रहा है। ऐसे में चाहिए कि आप वर्षा जल को संग्रहित करें ताकि आने वाले दिनों में इस वर्षा जल को काम में लिया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड राज्य के कुल्ही गांव, जहां गांव के लोग वर्षा जल को संग्रहित कर खेती बाड़ी के सारे काम आसानी से कर रहे हैं। तो चलिए कुल्ही गांव के ही किसान प्रमोद से जानते हैं कि उन्होंने बारिश के पानी को किस प्रकार से संग्रहित किया और इसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं। हमारे क्षेत्र में IWMP के तहत चलने वाला प्रोग्राम जल छाजन कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को किया है, जिसमें टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे अलग अलग गतिविधियों किया है। जैसे रिज लाइन्स के नीचे हम लोगों ने विभिन्न तरह का चेक बनाया, उसके लिए SCT बनाया, ST बनाया, पार्कुलेशन टैंक बनाया, गैबियन स्ट्रक्चर बनाया और उसी क्रम में फील्ड बंडिंग भी किया है। और प्रत्येक खेत में 5% मॉडल बनाया है, डोभा बनाया है, यानी टॉप टू बॉटम जहाँ तक मेरा आउटलेट है उस आउटलेट एरिया तक में हम लोगों ने अलग अलग एक्टिविटी को किया है। कई जगहों पर कुआं का निर्माण किया है और कई जगहों पर कई एक्टिविटी को किए हैं, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। और यह जल, जंगल, जमीन, जानवर सभी पर 5 चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस डालते हुए अपने इस जल छाजन का कार्य को किया है। यहाँ गांव के लोगों ने पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में जगह जगह पर छोटी खाइयां खोदी, जिससे वर्षा का जल प्रवाह कम हुआ और इन खाइयों में पानी इकट्ठा होने लगा, जो कि धीरे धीरे रिस कर निचली जमीन में इकट्ठा होने लगा, जिससे भूजल स्तर में बढ़ोतरी तो हुई ही, साथ ही मिट्टी का कटाव भी रुक गया। जैसे कि पहाड़ पर जो हमारे रिज लैंड है, रिज लैंड से लेकर के जहाँ आउटलेट एरिया है उस पर हम लोग अलग अलग एक्टिविटी किए हैं। जैसे कि ऊपर में कंटूर ट्रेंचिंग बनाए, स्ट्रगल कंटूर ट्रेंचिंग बनाए, पार्कुलेशन टैंक बनाए, 5% मॉडल बनाए। और इस प्रकार से जो वायरल ज़मीन था, जो जमीन बंजर था, उस ज़मीन पर हम लोगों ने फील्ड बंडिंग किया। फील्ड बंडिंग के माध्यम से फिर नीचे जाकर के कंटूर डोभा बनाया। डोभा के साथ छोटे छोटे जगहों पर 5% मॉडल बनाए और इसके बाद फिर जाकर के नीचे में कुआं बनाए। और कुआं बनाने के पश्चात जब हम लोगों ने देखा कि जब इस तरह का गतिविधि जब पहाड़ पर हम लोगों ने किया तो सारा पानी जो बह करके जाता था वह पानी हमारे जो भिन्न भिन्न तरह का एक्टिविटी किए, कंटूर ट्रेंचिंग में रुका, पार्कुलेशन टैंक में रुका, 5% मॉडल में रुका और अलग अलग जगह पर पानी बह करके न जा करके सीधा वह जमीन के अंदर घुस करके पार्कुलेट होकर के खेत पर जाने लगा और पानी हमारे जो तालाब है उस तालाब में भरने लगा और पानी का वाटर लेवल ऊपर चढ़ने लगा, जिससे क्या हुआ कि किसान भाइयों को बहुत लाभ मिला। जिस समय बारिश नहीं हुआ उस समय भी किसान अभी उससे सिंचाई कर रहा है और सालों भर सिंचाई करता है, अलग अलग फसल का उत्पादन करता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा और अनुभव किया कि अगर इस प्रकार का गतिविधि जब हम लोग पहाड़ पर करते हैं, वाटर शेड एरिया में करते हैं, तो हमारा वाटर लेवल ऊपर आता है और किसान को सालों भर पानी मिलता है। 2009 से हम लोगों ने काम को शुरू किया और 2015 तक हम लोगों ने कई कार्यक्रम को किए हैं और आज लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। बारिश की मात्रा बहुत कम है, उसके बावजूद भी हमारे जो एरिया पर जहां हम लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम को किया है वहां पर आज लोग किसान खेत में अपना खेती लगा रहा है। और कई गतिविधि को हम लोगों ने किया है, जिसमें मैंगो ऑर्चर्ड भी लगाया, छोटे छोटे तालाबों में मछली पालन का कार्य भी शुरू किया। कई किसान आज मछली पालन करके अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा है। इस प्रकार जल छाजन के माध्यम से हम लोगों ने अपने गाँव में, गाँव के अतिरिक्त कई
क्षेत्रों में लोगों को सिखाने का काम किया है और लोग हमसे कई तरह के कार्यक्रम को सीख रहे हैं। और उसके साथ साथ हम और भी कई गतिविधि करते हैं, जैसे कि मुर्गी पालन, बतख पालन जैसे और गतिविधि करके अपना रोजगार सृजन किए हैं और लोगों को सिखाने का काम भी करते हैं। पिछले जब तक वाटर शेड नहीं किए थे, वाटर शेड का काम नहीं हुआ था, तो हमारा खेत का हालत बहुत खराब था, उत्पादन सही नहीं हो पाता था क्योंकि वर्षा पर आधारित था, खेत सूख जाता था और सही से उत्पादन नहीं हो पाता था। लेकिन आज जब हम लोग वाटर शेड किए हैं, जल छाजन किए हैं, तो वहाँ से पानी ऊपर आने के कारण हम लोग जो है सिंचाई करके, जब बारिश नहीं होती है तो उसको सिंचाई करके हम लोग अपना खेत को पानी देते हैं और इस प्रकार हम लोग पूरा फसल उगा लेते हैं। और मेरे साथ साथ और अनेक किसान जो है जो इसको देख करके उस पानी का लाभ उठा रहे हैं। और इस प्रकार से जब हम लोग कर रहे हैं तो आज अभी हम लोग देखें कि गांव में भी बहुत सारा किसान जो है जिस तरह पानी को रोके हैं, जिसके माध्यम से लोग किसान खेती करने का काम कर रहा है। ऊपर पानी जब होता है बह के नहीं जाकर के जो पार्कुलेट होकर के पानी खेत पर गया और उससे भी लोग अपना खेती कर रहे हैं। और इस गतिविधि के माध्यम से जल को रोकने का काम किया है, जो गतिविधि किए जिसके कारण जल आज हमारे पास उपलब्ध है और उसके माध्यम से लोग आज धान का खेती ज्यादा मात्रा में लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्षा जल अब पहाड़ों से बहकर नीचे की ओर आता है, तो उसे संग्रहित करने के लिए निचले क्षेत्रों में छोटे छोटे डोभा और संग्रहण तालाबों को बनाया गया है, जिसमें पहाड़ों से रिसता जल और बहकर आने वाला जल संग्रहित होता है, जिससे भूमिगत जल स्तर में सुधार हुआ है। कुओं में भी पानी साल भर रहता है। यहाँ के किसानों ने खेतों में मेड़बंदी के काम को बढ़ावा दिया, जिससे वर्षा जल अधिक समय खेतों में रहता है। किसान भाइयों, सच तो ये है कि आज ऐसे कामों को सभी को बढ़ावा देना होगा। वक्त के साथ साथ पुराने तालाबों का गहरीकरण करना, नलकूप और कुओं का पुनर्भरण और फसलों की सिंचाई में टपक और फव्वारा जैसी उन्नत तकनीक को अपनाना होगा, ताकि कम पानी में अधिक फसलों की सिंचाई की जा सके। इन्हीं छोटे छोटे कदमों से आगामी समय में पानी को बचाया जा सकता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सीकर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सब्जियों, दलहनी फसलों और पौधशाला में जल निकास का उचित प्रबंध करें। साथ ही सभी फसलों में किसी भी प्रकार का छिड़काव ना करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग के कारण पौधों की पत्तियों पर गहरे भूरे काले धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग प्रकट होते ही 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम का छिड़काव करें। बाजरा की 3 से 4 सप्ताह की फसलों में निराई गुड़ाई करने की सलाह दी जाती है। बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा इन फसलों में दी जा सकती है। जिन किसानों की टमाटर, मिर्च, बैंगन और फूल गोभी की पौध तैयार है, वे मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई की तैयारी करें। बेर, आम, सिट्रस, अनार और आंवला की रोपाई के लिए यह माह उपयुक्त है, अतः रोपण करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बागों के लिए तैयार गड्ढों में गुणवत्ता वाले पौधे रोपें। किसान भाई अपनी फसलों में प्रकाश प्रपंच यानी लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बड़े बर्तन में पानी और थोड़ा मिट्टी का तेल या थोड़ा डाइमेथोएट मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे। इस प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है श्री माधोपुर जिला सीकर के कृषक झावर मल ने। ये नींबू की उन्नतशील किस्म और बाग लगाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो झावर मल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आपको विदित है, इस वर्ष नींबू गरीब की थाली से काफ़ी दूर पहुंच गया था। तो नींबू की फसल किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। अतः आप नींबू के आर्चर्ड लगाने के अगर इच्छुक हैं तो नींबू के आर्चर्ड लगाने के पहले आपको इसकी किस्मों के बारे में सोचना पड़ेगा। नींबू में कई प्रकार की किस्में हैं। इनमें साई सरबती है, बारहमासी है, प्रमालिनी है, PKM1 है, विक्रम है, चक्रधर है। परंतु इनमें सबसे अच्छी किस्म कागजी नींबू की है। इसको ज़्यादा पसंद करती हैं क्योंकि इसका छिलका पतला होने के कारण तथा इसमें रस की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये हर गृहिणी की पसंद है और हर घर में इसका उपयोग किया जाता है। तो लगाने के पूर्व आप वैरायटियों का चयन सोच समझ के करें ताकि हमारा प्रॉफिट का जो स्तर है वो ऊंचा बना रहे और हमें अधिक से अधिक इससे फायदा प्राप्त हो। फलदार पौधों के वृक्ष काफी लंबे समय बाद फल देते हैं। ऐसे में अच्छी किस्मों के पौध ही लगाना चाहिए। पौधों की खरीदी करते समय ध्यान रखें कि पौधा स्वस्थ हो। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्थान या नर्सरी से ही खरीदें। की बागवानी कम उपजाऊ और लवणीय परिस्थितियों में भी बहुत कम देखभाल द्वारा आसानी से की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी होती है जिसका pH मान 5 से 7 के मध्य होता है। गड्ढों की खुदाई, जहाँ तक गड्ढों की खुदाई का तात्पर्य है, नींबू के लिए 2 बाई 2 बाई 2 अर्थात 2 फीट गहरा, 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा नींबू के लिए गड्ढे की खुदाई हमें करना पड़ती है। और गड्ढे की ऊपर की जो मिट्टी निकलती है उसमें हम कम से कम 10 किलो गोबर की खाद का मिलाएं उसमें और ऊपर की मिट्टी को गड्ढे में नीचे भरें और नीचे की मिट्टी को ऊपर कर दें। तो इससे क्या होगा कि जब नींबू की जड़ें नीचे जाएंगी तो उनको करीबन 3 साल तक वो गोबर की खाद के रूप में पोषक तत्व इसको मिलते रहेंगे और पौधे की बढ़वार काफ़ी अच्छी होगी। चाहे तो ट्राइकोडर्मा बेडी या बाविस्टिन भी डाल सकते हैं। और गड्ढे की भराई करने के पश्चात उस गड्ढे में एक आप खूंटी लगा दें जिससे आपको पहचान रहे कि यहाँ हमारा गड्ढा का बीज सेंटर है। खेती के लिए पौधारोपण का मुख्य समय जुलाई से अगस्त तक है, पर जिन स्थानों में सिंचाई की सुविधा हो वहाँ पर पौधे फरवरी से मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। गड्ढे की भराई के 15 दिन बाद पौधों की रोपाई करना चाहिए। पौध को रोपते समय चिन्हित किए गए गड्ढों के मध्य में पौधों की पिंडी के हिसाब से छोटा गड्ढा खोदें। नींबू के लिए विशेष रूप से हम 15 बाई 15 फीट का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो पौधे से पौधे की दूरी हो या लाइन से लाइन की दूरी है, दोनों को हम 15 बाई 15 फीट पे लगाकर उत्तम प्रकार का नींबू का बगीचा तैयार कर सकते हैं। आप जो गड्ढे का मेन सेंटर है जहाँ खूंटी लगी हुई थी वहाँ पे उस पिंडी को लगा दें और पैर से चारों तरफ से अच्छे से उसकी दवाई कर दें जिससे कि हवा ज़्यादा मात्रा में गड्ढे के अंदर जड़ों के पास ना जा पाए। और उसके तुरंत बाद अगर बारिश हो रही है तब तो कोई बात नहीं, और बारिश अगर नहीं हो रही है तो सिंचाई करके उस पौधे को। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।